जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार अपन फिर से अपने प्रीवियस टॉपिक पे आते हैं। प्रीवियस टॉपिक अंतःस्रावी ग्रंथि थी। इससे रिलेटेड अपन ने कुछ बातें कर ली थी, जैसे कि हाइपोथैलेमस पे, पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे, पीनियल ग्रंथि पे और थायराइड ग्रंथि पे। इन सब की चर्चा अपन ने कर ली थी। अगर फिर भी अपन ने नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, एक बार जरूर जाकर के देखें। अब हम अपने नए टॉपिक पे आते हैं। नया टॉपिक रहेगा पैराथायराइड ग्रंथि। क्या रहेगा? पैराथायराइड। देखो, थायराइड से रिलेट हो रहा है तो सीधी सी बात है, कहां पाया जाता है? थायराइड ग्रंथि के समीप पाया जाता है। ये जो थायराइड ग्रंथि होती है गले के अंतर्गत, उसके जस्ट पीछे की ओर कौन पाया जाता है? पैराथायराइड। इसीलिए अपने इसको क्या कहते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। ये जो पैराथायराइड ग्रंथि है कहां पाई जाएगी? थायराइड ग्रंथि के समीप। और थायराइड ग्रंथि कहां आती? गले में। इस पैराथायराइड ग्रंथि से दो हार्मोनों का स्राव होता है। एक पैराथायराइड होगा और एक क्या होगा? कैल्सिटोनिन हार्मोन होगा। ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है वो किसका स्राव करता है? कैल्शियम। किसका स्राव करेगा? कैल्शियम का स्राव करेगा। और ये जो कैल्शियम का स्राव जो होगा दो काम करेगा, बोन्स को स्ट्रोंग रखेगा और मसल्स को क्या करेगा? कंट्रैक्शन, संकुचन पैदा करेगा। तो हम सीधी बात कर सकते हैं, अगर कैल्शियम है तो हड्डियां मजबूत होंगी। अब हड्डियों को मजबूत कौन कर रहा है? कैल्शियम। कैल्शियम कहां से आ रहा है बेटा? कैल्सिटोनिन हार्मोन से आ रहा है। कहां से आ रहा है? कैल्सिटोनिन हार्मोन से आ रहा है। अब हड्डियों के अंदर कैल्शियम की अगर पूर्ति पूर्ण रूप से होती रहेगी तो हड्डियां क्या रहेंगी? मजबूत। अगर हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई तो सीधी सी बात है, हड्डियों में भंगुरता उत्पन्न हो जाती है, हड्डियां टूटना स्टार्ट हो जाती है और जोड़ों के अंतर्गत दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, कटक की आवाज आने लग जाती है। और अगर कैल्शियम भरपूर है, हड्डियां मजबूत है, तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, संकुचन क्षमता क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। इसलिए ये सारा काम किसके द्वारा किया जा रहा है? कैल्सिटोनिन हार्मोन के द्वारा किया जा रहा है। अब ये दोनों हार्मोन किस प्रकार से काम करता है, पैराथायराइड और कैल्सिटोनिन, तो समझिएगा। पैराथायराइड हार्मोन जो है कैल्शियम को लेगा कहां से? अस्थियों से। और कहां छोड़ेगा? रक्त में। समझ गए बात को? कैल्शियम को अस्थियों से लेकर के रक्त में छोड़ देगा। समझ गए बात को? अब कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो रक्त से कैल्शियम को उठाएगा, किसको देगा? हड्डियों को। इससे हड्डियां क्या होंगी? मजबूत। हड्डियों से भंगुरता क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। मसल्स कंट्रैक्शन सही रहेगा। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? कैल्सिटोनिन हार्मोन पर डिपेंड कर रहा है। समझ गए बात को? इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थाइमस ग्रंथि पे। और थाइमस ग्रंथि के लिए अपन ने कहा था कि वक्ष में स्थित होती है। कहां स्थित होती है? वक्ष में। यानी ये अपने पास में राइट और लेफ्ट वाला जो पोर्शन है उसके जस्ट बीच में स्थित होती है। समझिए बात को? थाइमस ग्रंथि कहां स्थित होती है? वक्ष में स्थित होती है। तो लिख सकते हैं अपन, थाइमस ग्रंथि वक्ष में स्थित होती है। और इसी थाइमस ग्रंथि की बात करें तो इसको हम क्या कह सकते हैं? लिम्फोइड अंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फोइड अंग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि थाइमस ग्रंथि में लिम्फोसाइट या टी सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लिम्फोसाइट या टी सेल्स पाई जाती है। लिम्फोसाइट में दो सेल्स पाई जाती है, एक टी सेल्स पाई जाती है और एक बी सेल्स पाई जाती है। समझे? तो इसमें से कौन सी लोकेटेड होती है? टी सेल्स। वही बात करें, थाइमस ग्रंथि जो होती है वो 15 साल तक जीवित रहती है। केवल कितने साल तक? 15 साल तक। उसके बाद में इसकी धीरे धीरे क्या होती जाती है? क्षति होती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि तुरंत क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। कब गायब होती है? बुढ़ापे में। क्वेश्चन पूछता है थाइमस ग्रंथि, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बुढ़ापे में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गायब हो जाती है? तो बुढ़ापे में थाइमस ग्रंथि गायब हो जाती है। और इस थाइमस ग्रंथि के गायब होने से बुढ़ापे के अंतर्गत झुर्रियां आ जाती है। चेहरे पर जो झुर्रियां आती है, स्किन लटक जाती है, वो किसकी वजह से होती है? थाइमस ग्रंथि, क्योंकि विकास नहीं हो पाता है। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट बात करें, इसके द्वारा अपने पास में कौन सा हार्मोन निकलेगा? थाइमोसिन हार्मोन का स्राव होता है। कौन से हार्मोन का? थाइमोसिन हार्मोन का स्राव होता है। समझ गए बात को? वही बात करें, मेनली इसका जो काम होता है वो प्रोटीन व प्रतिरक्षा दोनों का काम करता है। तो प्रोटीन मिल रहा है तो सीधी सी बात है शरीर को क्या मिलेगी? वृद्धि मिलेगी। प्रतिरक्षा मिल रहा है तो सीधी सी बात है शरीर की क्या होगी? रक्षा होगी। किससे होगी? रोगों से। समझ गए बात को? तो समझिएगा, प्रोटीन मिल रहा है और इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो रही है। इम्यूनिटी सिस्टम किसकी वजह से मजबूत हो रही है? लिम्फोसाइट की वजह से। समझ गए बात को? और प्रोटीन मिल रहा है। तो ऐसा ही अपन कहते हैं कि 15 साल तक विकसित होती है। तो देखो, बच्चों के अंदर अगर आपने देखा होगा कि बच्चों को खाना नहीं दे पा रहे हो और समय पर उन्हें खाना नहीं खिला रहे हो और बच्चा खेल में व्यस्त होता है, बच्चा जब खेल में व्यस्त होता है तो उसे भूख की टेंशन नहीं होती है। समझ रहे हो बात को? लेकिन
माँ बाप को क्या होती है, भूख की टेंशन होती है, उसको बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, फिर वो नहीं, मेरे को तो खेलना है, वो समझ रहे हो बात को। तो वहां उसकी पूर्ति कौन कर रहा है, थाइमस ग्रंथि कर रही है। कौन कर रही है, थाइमस ग्रंथि कर रही है। क्यों, क्योंकि थाइमस ग्रंथि किसका स्राव कर रही है, प्रोटीन कर रही है। समझ रहे हो, किसको बनाया, प्रोटीन को। और आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर खेल रहे होते हैं, या अन्य साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखते, खेलते रहते हैं और भूल जाते हैं, और कई रोगों से ग्रसित भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो ठीक भी हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है, इस इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, लिम्फोसाइट। इसीलिए कहा जाता है कि 15 वर्ष तक थाइमस ग्रंथि जो होती है बच्चों का ख्याल रखती है। समझ रहे हो बात को। और उसके बाद में वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, गायब होती जाती है। और बुढ़ापे के अंतर्गत थाइमस ग्रंथि कंप्लीटली क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। समझ रहे हो बात को, बुढ़ापे में क्या हो जाएगी, गायब। इसीलिए बुढ़ापे के अंदर कमजोरी, स्किन लटक जाना, चेहरे का ग्लो गायब हो जाना, ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, थाइमस ग्रंथि पे। क्योंकि थाइमस ग्रंथि जो है विकास को क्या कर देती है, रोक देती है। इसलिए धीरे धीरे आदमी क्या होता जाता है, बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो जाता है। समझ रहे बात को। और चेहरे के अंदर का झुर्रिया, ग्लो गायब हो जाना, कमजोरी हो जाना, ये सब देखने को मिलता है। समझ रहे बात को। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। थाइमस ग्रंथि के बाद हम बात करते हैं अधिवृक्क ग्रंथि की, एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं। तो देखो अपन ने बताया था एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वर्ककों के जस्ट ऊपर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, वर्ककों के जस्ट ऊपर पाई जाती है। तो अपन लिख सकते हैं किडनी के पास लोकेटेड होती है, किडनी के समीप, वर्ककों के क्या होती है, समीप होती है। तो देखो एड्रिनल ग्लैंड के लिए क्या कह रहे हैं, इसके दो भाग होते हैं, एक आउटर भाग होता है, एक इनर भाग होता है, बाहरी भाग और आंतरिक भाग। आउटर पार्ट जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, कोर्टेक्स। क्या कहेंगे, कोर्टेक्स। इनर पार्ट को मेडुला। कोर्टेक्स से अपने पास में कौन सा हार्मोन निकलता है, कोर्टिस्टेरॉइड। क्या निकलेगा, कोर्टिस्टेरॉइड निकलेगा। कोर्टिस्टेरॉइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये किससे मिलकर बना होता है, स्टेरॉइड से। किससे बना होता है, स्टेरॉइड से बना होता है, इसलिए अपन इसको क्या कह रहे हैं, कोर्टिस्टेरॉइड कह रहे हैं। और इस कोर्टिस्टेरॉइड से दो हार्मोन निकलता है, एक सेक्स कोर्टिस्टेरॉइड निकलता है और एक एल्डोस्टेरॉइड निकलता है। समझ रहे हो बात को। कोर्टिस्टेरॉइड से कितने निकलेंगे, दो, सेक्स कोर्टिस्टेरॉइड और एल्डोस्टेरॉइड। वहीं मेडुला से कितने निकलेंगे, दो, एड्रेनल और नॉन एड्रेनल, दोनों साथ पढ़ेंगे, एड्रेनल और नॉन एड्रेनल पढ़ेंगे। वहीं अगर हम बात करें, देखो सबसे बड़ी बात करें, ये हार्मोनों के लिए बात करें तो हार्मोन जो होते हैं पर्टिकुलर रूप से प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। हार्मोन पर्टिकुलर रूप से किससे बनकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। किससे बनेंगे बेटा, प्रोटीन से। लेकिन सेक्स कोर्टिस्टेरॉइड जो होते हैं वो किससे बनते हैं, स्टेरॉइड से बनते हैं। समझ रहे हो बात को। सेक्स ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो किससे मिलते हैं, स्टेरॉइड से मिलकर बनते हैं, इसलिए अपन इसको क्या कह रहे हैं, कोर्टिस्टेरॉइड कह रहे हैं। अब यहां हम बात करें, देखो अलग अलग पोर्शन में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्स कोर्टिस्टेरॉइड हार्मोन की बात करेंगे। अब देखो अगर सेक्स कोर्टिस्टेरॉइड जो होता है एड्रिनल ग्रंथि में बात करें तो नर में अलग होगी और मादा में अलग। तो नर और मादा, नर के अंदर कहा, टेस्टिस, फीमेल में क्या, ओवरी। तो टेस्टिस में कौन सा हार्मोन बढ़ाएगा, टेस्टोस्टेरोन। समझ रहे हो बात को। मेल के अंदर टेस्टिस और टेस्टिस में कौन सा हार्मोन बढ़ा रहा है, टेस्टोस्टेरोन। इसे अपन एंड्रोजन भी कहते हैं। क्या कहेंगे, एंड्रोजन। ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन बना रहा है, क्या बनाएगा, एस्ट्रोजन। और क्या बनाएगा, प्रोजेस्टेरोन। अगर नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा मात्रा में स्रावित हो रहा है तो उसमें किसके लक्षण होंगे, नर के लक्षण होंगे। समझ गए बात को। अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो रहा है तो किसके लक्षण, नर के लक्षण। वही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फीमेल में ज्यादा आ रहा है तो उसमें कौन से लक्षण होंगे, फीमेल के लक्षण। लेकिन कई बार क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड के अंतर्गत कुछ असामान्यता उत्पन्न हो जाती है और उस असामान्यता से कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। समझ रहे हो बात को। या अपन उसमें कुछ असामान्यताओं को मान सकते हैं, कुछ अनेक वृद्धियां हो जाती है या कुछ पार्ट्स ज्यादा ग्रोथ कर जाते हैं। नर के अंदर मादा के लक्षण और मादा के अंदर नर के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे समझिएगा बात को, अगर नर में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, किसकी मात्रा बढ़ रही है, एस्ट्रोजन की, किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, एस्ट्रोजन की अगर मात्रा बढ़ रही है तो वहां पे क्या होगा, नर में मादा के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, नर में मादा के लक्षण उत्पन्न, अर्थात स्तनों का विकास बढ़ जाता है। समझो बात को। अर्थात स्तन क्या हो जाते हैं, आकार में फूल जाते हैं। और इस परिस्थिति को अपन क्या कहते हैं, गायनिकोमिस्टिया कहते हैं। गायनिकोमिस्टिया कहते हैं।
तो याद रखिएगा गायनिकोमेस्टिया किसे कहते हैं, नर में मादा के लक्षण उत्पन्न होने की स्थिति क्या कहलाती है, गायनिकोमेस्टिया कहलाती है। उसमें क्या होगा, स्तनों का विकास बढ़ जाता है। किसका विकास बढ़ जाएगा, स्तनों का विकास बढ़ जाता है। वहीं फीमेल में बात करें तो फीमेल के अंदर भी अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, तो वहां भी एक प्रोसेस होता है, एक असामान्यता उत्पन्न हो जाती है। उसे अपन क्या कहते हैं, विरलिज्म कहते हैं। क्या कहेंगे, विरलिज्म कहते हैं या हिरुस्टिज्म कह देंगे। क्या कह देंगे, हिरुस्टिज्म कह देंगे। अब इसमें क्या होगा, वहां तो हमने बात कर ली कि स्तनों का विकास होता है, और जबकि अगर मादा के अंतर्गत टेस्टोस्टेरोन का स्राव बढ़ जाता है या ज्यादा हो जाता है, तो उस दौरान मादा में नर के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, विरलिज्म कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मादा के अंतर्गत आवाज का भारीपन हो जाता है। वैसे तो मादा की आवाज क्या होती है, पतली होती है, सुरीली होती है, और जब ये होता है तो उसमें नर के समान आवाज उत्पन्न, भारी आवाज उत्पन्न हो जाती है। समझ रहे हो बात को। वहीं दाढ़ी मूंछों का आना भी स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो बात को। चेहरे पर दाढ़ी भी दिखाई देगी, मूंछ भी दिखाई देने लग जाती है। उस परिस्थिति को अपन क्या कहते हैं, विरलिज्म कहते हैं। ये किसमें देखने को मिलती है, जब मादा के अंतर्गत नर के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरे की, एल्डोस्टेरोन की, कौन सा होगा, एल्डोस्टेरोन। ये भी कहां से आ रहा है, कोर्टिस्टेरोल से। एल्डोस्टेरोन की सबसे बड़ी बात करें तो देखो यहां पे यूरिन होता है। क्या होगा, यूरिन। यूरिन में क्या होगा, सोडियम, लवण और जल। यूरिन में सोडियम, लवण और जल, इनको एल्डोस्टेरोन लेकर कहां आता है, रक्त में। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जीवन संरक्षी हार्मोन कहते हैं। तो याद रखिएगा, जीवन संरक्षी हार्मोन किसे कहेंगे, एल्डोस्टेरोन को कहेंगे। अर्थात हमारे जीवन को सुरक्षित रखने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, एल्डोस्टेरोन। क्योंकि यूरिन से सोडियम को लेके आ रहा है, साल्ट को लेके आ रहा है और जल को लेके आ रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, जीवन संरक्षी हार्मोन। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन जो होता है सोडियम और साल्ट को भी क्या करता है, संरक्षित करता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, साल्ट संरक्षी हार्मोन कहते हैं। क्या कहेंगे, साल्ट संरक्षी हार्मोन कहते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3, एड्रिलिन और नॉन एड्रिलिन हार्मोन की। तो एड्रिलिन और नॉन एड्रिलिन हार्मोन जो होता है ना, इसको अपन एक तो स्ट्रेसफुल कंडीशन कहते हैं। अर्थात विपरीत परिस्थितियों के अंतर्गत जो हार्मोन सबसे पहले उत्पन्न होता है या सेक्रेट होता है वो कौन होता है, एड्रिलिन और नॉन एड्रिलिन। और अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो रहा है तो हमें पता है कि इसे अपन क्या कह सकते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन कह सकते हैं। अर्थात जब भी कोई दुविधा आती है और सबसे पहले अगर माइंड में कोई थॉट आता है और उस थॉट के प्रति हम काम करते हैं, तो उस समय जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, एड्रिलिन और नॉन एड्रिलिन हो रहा है। और इस नॉन एड्रिलिन और एड्रिलिन को अपन 3F कहते हैं। इस 3F को अपन फियर, फाइट और फ्लाइट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फियर, फाइट और फ्लाइट कह सकते हैं। फियर का मतलब डरना, फाइट का मतलब लड़ना और फ्लाइट का मतलब उड़ना। समझ रहे हो बात। तो सीधी सी बात अपन कह सकते हैं, जब लड़ाइयां होती है, यानी आप एक दूसरे के अंदर जब लड़ाई होती है तो एक बार डर भी लगता है कि यार मार वूर दिया तो क्या होगा, थोबड़े का नक्शा बदल दिया तो क्या होगा। फिर आप क्या करते हो, चलो लड़ लेते हैं एक बार, क्या होगा देखते हैं। तो पहले डर लगा, फिर आपने लड़ने की हिम्मत की तो लड़ने चले गया। अब जब देखे कि सामने तो 15 आदमी है, अपन तो अकेले आदमी है, तो फिर आप वहां से क्या करते हो, रफू चक्कर हो जाते हो, फ्लाइट करते हो, उड़ जाते हो। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। इमरजेंसी की स्थिति में एक्टिव होने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, एड्रिलिन और नॉन एड्रिलिन हार्मोन। समझ गए बात को। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ग्रंथि की बात करते हैं, और अंतिम अंतःस्रावी ग्रंथि है सेक्स ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, सेक्स ग्रंथि, जिसे अपन सेक्स ग्लैंड भी कह सकते हैं। अब देखो सेक्स ग्लैंड की बात कर रहेंगे तो अपने पास में प्राथमिक जनन अंग आएंगे, और प्राथमिक जनन अंग कौन से होता है, नर में तो कौन होता है, टेस्टिस, मादा में कौन होती है, ओवरी। ठीक है बात को। टेस्टिस को अपन क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। ओवरी को क्या कहेंगे, अंडाशय कहेंगे। समझ गए बात को। अब देखो टेस्टिस किसमें है, नर में, ओवरी किसमें, फीमेल। समझ बात को। तो पहले समझिएगा टेस्टिस किसमें, नर में,
अब नर में है तो कौन सा हार्मोन निकाल रहा है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा निकाल रहा है? टेस्टोस्टेरोन। क्या कहेंगे? एंड्रोजन भी कह सकते हैं। समझ गए बात को? नर में है तो कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। और अगर टेस्टोस्टेरोन है तो क्या निकालेगा? मैल के लक्षण। क्या निकालेगा? मैल के लक्षण। मैल के लक्षण में क्या होता है? दाढ़ी मूछों का आना। समझ बात को? चेहरे पर घनी दाढ़ी या मूछें है तो सीधी सी बात मान के चलो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक है। समझ गए बात को? आवाज का भारी होना, अर्थात आवाज में ज्यादा मधुर ना होकर के कठोर आवाज है। समझो, जैसे अपन कहते हैं ना क्राउडिंग आवाज, चिल्ला रहा है, इतने को चिल्ला रहा, मोटी आवाज। समझो बात को? आवाज का मोटा होना टेस्टोस्टेरोन की अधिकता होती है। और मसल्स स्ट्रॉन्ग होना, समझ गए बात को? पेशियां क्या होती है? बलिष्ठ हो जाती है। किसके अंतर्गत? टेस्टोस्टेरोन की अधिकता के कारण। किसमें? नर में। इसका विपरीत कर दो, अगर टेस्टोस्टेरोन ना होकर के एस्ट्रोजन बढ़ गया नर में तो क्या होगा? गायनिकोमेस्टिया, अभी बताया थोड़ी देर पहले। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंतर्गत दो हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगर एस्ट्रोजन अधिक है तो किसके लक्षण होंगे? फीमेल के लक्षण। और फीमेल के लक्षणों में क्या होगा? स्तनों का विकास। समझ रहे हो बात को? अर्थात ब्रेस्ट का विकास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ गए बात को? वहीं बात करें आवाज का पतला होना, आवाज बहुत क्या होगी? मधुर। समझ गए बात को? आवाज क्या होगी? मधुर होगी, सुरीली आवाज निकलेगी। समझ गए बात को? और मसल्स क्या होती है? वीक होती है। किसके अंतर्गत? जब एस्ट्रोजन की अधिकता होती है। किसमें? फीमेल में। अगर यहां टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो किसके लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे? नर के। क्या कहेंगे? विरलिज्म कहेंगे। ये उल्टा हो जाएगा, नर वाला पोर्शन तो मादा में हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? और उधर गायनेकोमेस्टिया आए तो मादा का पोर्शन किस में चला जाएगा? नर में चला जाएगा। प्रोजेस्टेरोन जो होती है वो किसमें काम आती है? प्रेगनेंसी के दौरान काम आता है। किसमें काम आएगा? प्रेगनेंसी के अंतर्गत काम आता है। समझिए बात को? यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या होता है? एंड होता है। आगे फिर से बात करेंगे। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए।